हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यही उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपनी लगन से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। क्या क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत कम है। जैसे कि हमारे पास अभी जो हमारा यूपीएलटी जो आपका जीआईसी है वो आपका मई में होने वाला है, जो कि आपका प्री एग्ज़ाम है। एंड इसके बाद हमारा जो यूपीटीजीटी एग्ज़ाम है, यूपी पीजीटी है, यूपीटीजीटी आपका जून में है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम सभी को बेहतरीन तरीके से अपना अपना बेस्ट देना है यहाँ पर, ताकि हम एक अच्छी जॉब पा सके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि आपके कुछ क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से कुछ नए फैक्ट हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिन्हें आप भूल जाते हो, और वो सारे फैक्ट मैं याद कराने के लिए आप सभी के लिए आई हूँ यहाँ पर, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपना तैयारी कर सके, जो कि आपका बेहतर से बेहतर यहाँ पर तैयारी कराई जा सके। यही उम्मीद है, यही कोशिश है मेरी कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे या फिर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, जो कि आपके सामने है कि वीनस एंड एडोनिस इज़ बाय किसके द्वारा आपको लिखी गई है। आपके सामने आंसर भी आ गया, इसलिए मैंने ज़्यादातर इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि विलियम आपका शेक्सपियर है, वही आपका क्या है कि पोइट्री है उनकी, जो कि क्या है, वीनस एंड एडोनिस है, जो उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आपको, अगर आप भूल भी सकते हो तो आप इसको ध्यान रखना किस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कितने उसमें लिखा गया है, जो कि अगर हम बात करें इसमें कितनी लाइनों की ये पोइट्री है आपकी यहाँ पे, जो कि आपका 6, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि आपका किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपका पन इज़, जो कि पन किसे कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि पन किसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वर्ड का जो कि क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स आपको देखने को मिलता है, जो कि शब्दों का खेल होता है। यहाँ पर एक शब्द ऐसा दे दिया जाता है जो आपको लगेगा कि ये उसका मीनिंग दो हो सकते हैं। जैसे मैंने उस पहले भी बताया था कि जैसे कि कंप्यूटर के पास माउस है, वो माउस यानी कि कैट आइज माउस आपका कैट भी, मतलब कहने का मतलब है कि माउस चूहा भी हो सकता है, माउस आपका जो कंप्यूटर का माउस है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का खेल आपको दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड पहचानना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका पन, आप इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्ले ऑन वर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोयम बाय मिल्टन। पेस्टोरल पोयम आपको बतानी है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। आई होप ये आपको क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये भी आपको पता होगा। तो मैं कुछ ऑप्शन है जो बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर हम थेरेसिस की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कि आपका जो कि आपका कौन है, यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इसके मतलब उन्होंने लिखा है। और लिसिडस, ये आपका आंसर है, जो कि पेस्टोरल पोयम है जो मिल्टन ने लिखी है, ठीक है। और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोनिस, ये किसने लिखी है, ये आपकी पीबी शेली ने लिखी है, जो कि किसके लिए लिखी है, जॉन किट्स के लिए लिखी है। इन मेमोरियल की अगर हम बात करें तो ये आपकी टेनिसन ने लिखी है, ठीक है। तो ये आपको आंसर पता होने चाहिए क्वेश्चंस के। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोलेटरी रीपर इज अ, ठीक है, आपको बताना है यानी कि द सोलेटरी रीपर इज आ क्या है, वो ओड है, लिरिक है, पेस्टोरल है या फिर बैलेड है। तो क्या हो जाएगा, एक लिरिक है, क्योंकि वो आपको देखने को मिलती है जब वो अपना काम करती है, खेतों में काम करती है, तो वो एक सॉन्ग को गाती है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ उसको देखते हैं और वहाँ पे सुनते रह जाते हैं उस सॉन्ग को। तो वो क्या है, यानी कि एक सोलेटरी रीपर है जो कि अकेले में अपना काम करते हुए उस गाने को गाती है। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, लिरिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने कि द पीरियड नॉन एज द एज ऑफ मिल्टन। जो आपको बताना है कि एज ऑफ मिल्टन का कौन सा यहाँ पर एज आपके सामने देखने को मिल जाता है आपका। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1625 से लेके 1660 हो जाएगा, या 1621 से लेके 1681 हो जाएगा। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, या फिर 1620 से 1665 हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ आंसर जो हमारा पहला ही यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे 1625 से स्टार्ट होता है आपका, जो कि आपका मिल्टन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है।
और वो कब तक रहता है, 1660 तक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आपने अच्छे से देख लिया होगा। और उम्मीद आप डेफिनेटली जो हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ आने वाली है, अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका अगर हम बात करें ड्रामा है, वो है आपका ट्वेल्थ नाइट। जो आपको समझ नहीं आता है तो मैं इसको ईजी वे में समझाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आने वाली हूँ। आप सब उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फैक्ट समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्टन पोइट्री इज अ मिरर इन विच द विंटर्स राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जो कि वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड होता है। हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैकविलन ने इसको क्या किया है, यहाँ पर ये आपका यानी कि इसको स्टेटमेंट को दिया है। ठीक है, वो कहते हैं, वो तारीफ करते हैं मिल्टन की, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, यानी कि अगर हम बात करें क्योंकि मैकमिलन इन हिज इंट्रोडक्शन टू हिज एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इट इज़ ऑफन cited टू इलिस्ट्रेट हु मिल्टन, यानी कि हाउ मिल्टन प्रोजेक्ट हिज ओन पर्सनैलिटी, मोरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आउटलुक्स इनटू हिज इपिक्स पोइट्री। वो तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो व्यक्तित्व उसमें दिखाया है, यानी कि विचारों का जो संग्रह है, जो कि आपका पॉलिटिकल रूप में भी बिल्कुल और मोरल तरीके से भी एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने तारीफ करते हुए इसके बारे में लिखा है। ठीक है, वो एक राइटर थे। एंड अगर हम बात करें कि द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ डिकॉन्सेंट्रेशन इज, डिकॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, डिकॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि लिखा है किसने, आपका जैकेस यानी कि डेरिडा अगर हम बात करें, वो है आपका आंसर। और अगर हम डिकॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये होता क्या है, अ मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस एम होता है एट रिवीलिंग यानी कि रिवाइलिंग, अगर हम बात करें रिवीलिंग द इनहर्नेंट यानी कि ऑफन यानी कि कंस्ट्रक्टरी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, यानी कि किसी भी एक वर्ड के जो कि मल्टीपल मीनिंग्स उसमें दिखाया जाता है, जो कि टेक्सास के रूप में लिया जाता है। वाज यानी कि पोइट्री बाय फ्रेंच फिलोसफर, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे, जिसका नाम था जैकेस डेरिडा। और इन द 1960 में उन्होंने 1960 यानी कि मॉडल एज की अगर हम बात करें तो उन्होंने तब ये इसके बारे में इसको दिया था, इनको कॉइन किया था। इट डेवलप्ड एज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी यानी कि क्वेश्चनिंग जो कि ट्रेडिशनल बाइनरी हो सकता है यहाँ पे, अपोजिटिंग एंड द यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर देखा जाता है। तो ये क्या होता है, डिकॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स, जो कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एज मतलब आपको देखने को मिलता है जिसमें तीनों ही आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है, जो एज ऑफ मिल्टन के टाइम पर आपको देखने को मिलता है। तो रिलीजियस, हीरोइक या प्योरिटिन होगा या मेटाफिजिकल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो भी आंसर आपका सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेटाफिजिकल और यानी कि कैवलियर और प्योरिटिन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पहले भी आंसर आया था। ऑल्सो नॉन एज द प्योरिटन एज और कैरोलाइन पीरियड्स, जो कि फीचर्स 3 यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स काइंड ऑफ पोएट्स, the metaphysical poets and Cavalier poets and the Puritan poets. These group reflected the profound political and religious division इसको कहा जाता है यहाँ पे इन इंग्लैंड, जो कि बिटवीन द क्राउन एंड पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइम ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन के समय की बात हो रही है, तो उस समय यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 काइंड आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन, तो वो क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि पिंडारिक हो जाता है। द रेगुलर ओड या फिर पिंडारिक की बात करें तो ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार ने इसको कॉइन किया था। ठीक है, यानी कि इट स्ट्रिक्टली फॉलो हिज, जो कि आपका ट्रिपैरेटिक स्ट्रक्चर्स में होता है, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेंजा अरेंजमेंट करता है इज सेट ऑफ 3, द स्ट्रोफी यानी स्ट्रोफी, द एंटीस्ट्रोफी एंड इपोडी। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि पिंडारिक ओड में आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है कि जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, ये किसके सन आप होते, मतलब किसके सन थे, इनके मतलब जो सन थे वो क्या क्या काम करते थे। तो इनका नाम अगर मैं बात करूँ तो जॉन गाल्सवर्दी ही है, लेकिन इनका वर्क अगर हम बात करें तो वो क्या थे, एक लॉयर थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो क्या थे, तो वो भी जॉन, उनका नाम भी जॉन था, जॉन शेक्सपियर। तो एक सक्सेसफुल ग्रोवर के रूप में उनको देखा जाता है, जो कि आपका विट वेयर यानी कि लेदर वर्कर थे, जो कि चमड़े का काम करते थे, एंड जो कि प्रोस्पेरस बिजनेसमैन हु सर्व एज एन इनके एल्डरमैन एंड ब्लीफ, ठीक है, स्मॉलर टू अ मेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब इस यानी कि सिमिलर एक मेयर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, स्टैनफोर्ड अवन में। अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ के जो फादर थे वो भी एक लॉयर थे, और या फिर जिसकी अटॉर्नी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। नेम जॉन आपके वर्ड्सवर्थ, इनका नाम भी जॉन था। हिज वाइफ एंड कुक्सन जो उनकी मदर थी। हिज फादर वाज अ लीगल एजेंट एंड रिकॉर्डर फॉर सर जेम्स लोथर के, वहाँ पर वो क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है। और मिल्टन की फादर की बात करें तो वो क्या थे, स्क्रीनर यानी कि जैसे कि मुंशी ब्रेड स्ट्रिक थे, जो कि लंदन में विच इन्वॉल्व जो कि प्रिपेयरिंग करते थे, तैयार करते थे लीगल डॉक्यूमेंट्स को, ड्राफ्टिंग को, कंस्ट्रक्ट्स को, एंड यानी कि हैंडिंग यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह उसका काम वहाँ पे वो किया करते थे। तो वो आपके यहाँ पर तीनों ही मैंने आपको, चारों के ही मैंने आपको बता दिया कि फ़ादर क्या काम करते थे। तो डेफिनेटली अब आपको आसान हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर के फादर क्या करते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर क्या करते थे, एंड इसके साथ साथ जॉन मिल्टन के फादर क्या करते थे। तो ये अब सभी आपको डेफिनेटली आपको लर्न हो गया होगा और समझ आ गया होगा। अब एक काम आपको ये भी करना है कि आपको मुझे बताना है यहाँ पे इनकी मदर्स के नेम, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।